हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं बाकी का बचा हुआ पार्ट। वीडियो है नथुराम गोडसे का अंतिम भाषण, वाई आई किल्ड गांधी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डेफिनेटली वॉच इट। उससे आपको और पता ये चलेगा हमें कि लग रहा उनका है क्या कि उनकी अपनी पर्सपेक्टिव है। उनकी अपनी वॉइस नहीं है शायद। पता नहीं, कई और आप लोगों के कई कमेंट्स में तो लिखा हुआ था कि भाई ये शायद उन्हीं की पता नहीं, वॉइस है। ऐसा फिर लग रहा है कई, उनकी अपनी वॉइस नहीं या होगी। इतना तो पता चला है कि उनकी ये स्पीच उनकी स्पीच। है। पर आप में से किसी ने कहा था कि ये किसी एक्टर उनकी आवाज़ है। तो अभी मतलब अलग अलग आए हैं, पर समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली किस नहीं, कौन जिस है। हिसाब से टेपिंग लग रही है और जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, लग रहा है किसी ने उनकी पढ़ के बताई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, पर जो भी है, इट इज़ जस्ट राइट। आई ओपनिंग। क्योंकि कभी सुनी नहीं, और कब उनकी तरफ का क्या एग्जैक्टली उनके थॉट्स थे, क्या राइट। रीज़न था, वो पता नहीं। अच्छा, कमेंट्स में मैंने ये भी पढ़ा था कि इनकी जो ये इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ लेटर लिखी थी या कुछ लिखा हुआ था, कुछ है इनका कुछ रिटर्न, जो जेल में उन्होंने लास्ट कुछ लिखा होगा, वो भी मैं अवेलेबल है। पर उसको पहले मैंने कई कमेंट्स में मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ कि आपने बताया कि वो शायद ज्वाला नेहरू ने उसको सील करके या बंद करके रखा हुआ था ताकि पब्लिक के पास ना जाए। अगर पब्लिक के पास चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी मैंने पढ़ा है। तो करो ना अनसील अब। नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी अनसील होना ओपन। चाहिए। ये कोई मतलब बिल्कुल। बनता ही नहीं है, ताकि पब्लिक को, वो पब्लिक डिसाइड करेगी, इंडिविजुअल बिल्कुल। डिसाइड करे उसको क्या लगता है, किसी उसमें की क्या। आवाज़ दबाने का मतलब क्या बनता हाँ, है। ये डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ वही। स्पीच है भाई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के दो टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते, तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे न बना पाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधी जी ने जनता को धोखा दिया और मुसलमानों के पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया है। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए, जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्रपिता, किंतु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सर्वाधिक हाथ बटाया है। इनको ये भगदड़ हैदराबाद की चुभी है। समस्या का भी यही इतिहास है। निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदुओं पर किए, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ताह में गांधी जी से मिले थे। शीघ्र ही पता लग गया कि गांधी जी का व्यवहार इस विषय में भी विचित्र है। जिस प्रकार उन्होंने सुरावर्दी को अपनाया था, उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझकर व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक गांधी जी जीवित थे, तब तक सरकार हैदराबाद के विरुद्ध कुछ न कर सकी, यद्यपि वो पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन्न थी। यदि गांधी जी के जीवन में ही भारत सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कार्रवाई करने का निश्चय करती, तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपने निश्चय बदलने पर बाध्य कर देते। जिस प्रकार 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय वापस लेना पड़ा था। जब गांधी जी अनशन ठान लेते, तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है, जब वो सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था।
गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है ये अहिंसा यानी नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं। मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए ये काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यु के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ये सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मैं ये मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख ये है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए
कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहममयी प्रवृत्ति इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। ये मैं अवश्य कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे हृदय में कोई आदर न था, क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रुओं के हाथ मजबूत कर रही थी। मैं देख रहा था कि ये नीति गांधी के कारण थी। अब ऐसे व्यक्ति का अंत हो जाने के बाद वो राष्ट्र निर्माण की योजनाओं पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। किंतु मुझे ये कहते दुख होता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है। वे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक न होगा। फिर भी सब कुछ सोचने के पश्चात मेरे हृदय ने कहा कि गांधी जी के विरुद्ध काम करना चाहिए। किसी ने मुझ पर इस संबंध में कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई डाल सकता था। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए, ऐसी मेरी इच्छा थी, और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा। मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूं कि 20 जनवरी को मैं शांतिमय प्रदर्शन के पक्ष में न था। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यह उपाय मुझे व्यर्थ प्रतीत होता था। फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यद्यपि इसमें सम्मिलित होने की मेरी आंतरिक इच्छा न थी। दैव योग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका, और किसी कारण से जब यह प्रयत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई। आप्टे और अन्य लोगों ने पूना, बंबई, ग्वालियर में स्वयं सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला। तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैंप में घूम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला जिसकी कमर में कैमरा लटक रहा था। उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा। वो शरणार्थी ही प्रतीत होता था। मैंने फोटो खिंचवा लिया। जिस समय मैं स्टेशन पर आया मैंने आप्टे को 2 पत्र लिखे जिसमें अपनी मानसिक दशा का वर्णन किया और अपने फोटो भी भेज दिए। नानाराव आप्टे से प्रेस और पत्र के क्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा और दूसरा हिंदू राष्ट्र कार्यालय के पते पर। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयर बुक,
कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से ये वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाए और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और जो पुलिस ऑफिसर इस अभियोग से संबंधित है, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके सद्व्यवहार के लिए उनका भी कृतज्ञ हूं। जेल के ऑफिसरों को भी धन्यवाद, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। ये सत्य है कि मैंने 300-400 लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था, क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया, उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। दिल्ली, 8 नवंबर 1948। नथुराम विनायक गोडसे, अभियुक्त क्रमांक 1। यार लास्ट में जो बोला वंदे मातरम, उसके बाद जो सांस लिया, उससे तो ऐसे लगे जैसे वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये मेरा लास्ट स्पीच है, उसके बाद मैंने देखिए, चले उनको इससे ये क्लियर हो रहा है कि उनको जो लगा उन्होंने किया। जाना। हाँ, उनको स्ट्रॉन्ग बिलीफ उनके था। माइंड में बिलीव था कि जो पार्टीशन है वो गलत है और और इंडिया को बचाना इसी उसको तरीके से नहीं, बचा उनको सकता ये हूँ। लगा कि ये जो पार्टीशन है ये गलत है। इंडिया नहीं चाहता था इस पार्टीशन को, और ये इंटरनली अपने आप बिना देखे कि इंडियंस क्या चाहते हैं, इसको इंटरनली सॉल्व बिना उनकी मतलब लिए राय ये कर दिया उनके अगेंस्ट। और उनको ये लगा कि महात्मा गांधी के हाथ में था कि अगर वो चाहते पूरी रोक अपने सकते तो थे। वो ये पार्टीशन को रोक सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं वो, और उन्होंने पार्टीशन होने दिया। और उनको ये भी लग रहा था कि वो हिंदुओं के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि लोग जिस टाइप की बिहेवियर हो रहा था उनके ऊपर, उसको वो कह रहे थे कि जैसे एक बताया कि उनको कि किसी के बारे में, और वो बोल रहे थे कि जो उनके साथ हुआ आपको वो कह रहे थे आपको सहना चाहिए, यही आपकी मतलब उस टाइप से मतलब अच्छाई और होगी। वो यही कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस का टू मच हो गया था। मुझे लगता नहीं था कि आगे जाके नॉन हाँ, वायलेंस पूरी फ्यूचर भी कंट्री उनको, को बर्बाद कर हाँ देगा। उनको ये भी लग रहा था कि फ्यूचर अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंट्री जो है बर्बाद हो जाएगी, कंट्री देखो आगे भाई, नहीं बढ़ उन्होंने ये सकेगी। बोला है कि मेरे को कोई इसमें शक नहीं था, मेरा माइंड क्लियर था, मेरे को कोई डर नहीं था, मेरे को कोई घबराना नहीं था। जो मेरे को लगा कि मेरे देश के लिए चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने कार्य किया है। मुझे लगा कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, मुझे लगा कि गांधी जी उसे रोक सकते थे, उनको वो कह रहे हैं मुझे लगा कि ये नॉन वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, मेरे देश को लॉस होगा, हिंदुओं को लॉस हुए। तो अपनी आइडियोलॉजी उन्होंने बताई है और कहा है कि मैं सच्चाई से काम कर रहा हूँ, मेरे को जेल वालों ने कोई परेशान नहीं किया, मुझे किसी परेशान नहीं किया, और मैं वहाँ से भागा भी नहीं, ना मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की, ना मैंने क्योंकि मैं सोचा। चाहता था कि मेरे को मौका मिले बताने का, मैंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने अपने क्लियरली ये थॉट बताए हैं।
बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बहुत अच्छा बताया कि गांधी जी के सामने जब मारा मैंने, उसके बाद मैंने मतलब अब मैं नीचे झुका हूँ, उनको Respect दी उनको। रिस्पेक्ट दी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी आज़ादी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। पर उन्होंने ये भी कहा कि पर उससे ज़्यादा योगदान और भी कई ऐसे फाइटर्स हैं जिनका है, जिनको हम भूल गए हैं। मतलब तो उनका उनके वो पॉइंट नहीं था, thoughts उनका थे मेन उनके। पॉइंट ये था कि पर उन्होंने उनको पता है कि Right. ही प्लेड इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी आज़ादी के लिए। पर कुछ ऐसी चीज़ें गांधी जी ने कर दी जिस वजह से उनको बहुत हर्ट हुआ और उनको लगा Right. कि कंट्री के लिए वो मुझे मिस्टर गोडसे कह रहे हैं कि मुझे लगा मेरे देश को बचाना है, मैं बचाना अपने है। देश भक्त हूं मैं, और देश को बचाना चाहता था। जहां मुझे लगा कि देश को बचाना है, टू मच नॉन वायलेंस हो रहा है, जो भी है हिंदू पे हो रहा है, तो जो भी उनके रीज़न उन्होंने बताए थे उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। बहुत ही मतलब देख सुन के यार, जब जो फीलिंग है ना बड़ी डिफिकल्ट एक्सप्रेस करनी, बिल्कुल। तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। बहुत दुख होता है, काश ये सब ना हुआ होता, सब मतलब ठीक चलता, तो ये एक सिचुएशन जो है, एक राइट। दो एक ग्रेट पीपल थे, दोनों प्यार कंट्री से प्यार करते थे, Yes. गांधी जी भी और ये भी, दोनों इकट्ठे अगर मिलजुल के काम हो जाता और मतलब, तो क्या इंडिया का और ही हिस्ट्री होती। पर जो लिखा है वही है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।